हेलो दोस्तों, मिशन 2022 हम आईटीआई के सीबीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध जो क्वेश्चन बैंक है उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। हम उनका सॉल्यूशन यानी कि उनको करने के तरीक़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सेकंड सेमेस्टर के कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। इस क्रम में आज 109 से लेकर और 150 तक के हम सवाल सॉल्व करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। इस वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप उस गूगल फॉर्म को क्लिक करें, उसके लिंक को क्लिक करें। उसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर और सेशन ये फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट खुल जाएगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपके नंबर पहुंच जाएंगे। अगर आपका ये प्रयास अच्छा हुआ तो हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। पार्ट 9 ट्रेड वेल्डर। पहला क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज डन बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड अ मेटल। धातु ऑक्साइड और धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। वैसे तो सवाल समझ के ही समझ में आ गया कि ये थर्मिट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। गाइडेड बेंड टेस्ट, ये कोई वेल्डिंग प्रोसेस है ही नहीं, ये वेल्डिंग के टेस्टिंग के प्रोसेस का नाम है, तो गाइडेड बेंड टेस्ट तो आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में भी हम मेटल ऑक्साइड या मेटल का प्रयोग नहीं करते। थर्मिट वेल्डिंग वो है जिसमें हम आयरन का पाउडर और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। उस वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, मतलब उसमें से हीट जनरेट हो गई और उसी हीट से हमारे दोनों जो पेरेंट मेटल हैं, बेस मेटल हैं, वो फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़न वेल्डिंग होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। टिग वेल्डिंग में भी हम मेटल या मेटल ऑक्साइड के रासायनिक क्रिया द्वारा हीट जनरेट नहीं करते हैं। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द थर्मिट मोल्ड टू कूल आफ्टर वेल्डिंग बाय थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग के बाद थर्मिक मोल्ड को ठंडा होने में कितना समय लगता है। ओके, जब हम थर्मिट वेल्डिंग कर रहे होते हैं ये वेल्डिंग प्रोसेस तो पूरा हो जाता है कुछ मिनटों में, लेकिन अगर हमने तुरंत इसके मोल्ड को खोल दिया तो आप इस बात को समझेंगे कि जो हमारा वेल्ड पूल है उसके ठंडे होने की दर ज़्यादा हो जाएगी। अगर ठंडा होने की दर ज़्यादा हुई तो वो ब्रिटल हो सकता है, इसलिए हम उसको ओवरनाइट मतलब लगभग 12 घंटे, ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं और अगले दिन हम मोल्ड को खोलते हैं या तोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 12 घंटे। हम थर्मिट वेल्डिंग के बाद तुरंत उसके मोल्ड को नहीं खोलते हैं, 12 घंटे के बाद उस मोल्ड को, जब वो अंदर धीमी रफ्तार से ठंडा होकर और बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा, लगभग 12 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस में, उसके बाद ही हम उस मोल्ड को खोलते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न दैट ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंट्स कैन नॉट बी वेल्डेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। क्या कारण है कि बाधित जोड़ों को इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा वेल्ड नहीं किया जाता है। आप अगर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हमें हीट जनरेट होती है और जहाँ पर वो गिरते हैं, जहाँ पर हमने उनको फोकस किया हुआ है वहाँ पर हीट जनरेट होगी। पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करते हैं वो सीधी लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो अगर कोई छुपी हुई जगह पे हमें वेल्डिंग करनी है, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्टेड जगह है, वेल्डिंग वहाँ करनी है जहाँ पर आगे कोई पार्ट आ रहा है, वहाँ पर हम इस विधि से वेल्डिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चलेगा। हमारी वेल्डिंग बिल्कुल मशीन के नीचे जहाँ पर हमने उसको फोकस किया है वहीं पर होगी, वो घूम नहीं सकती, घूम के ऊपर की जगह या दाएँ बाएँ वेल्डिंग नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल ओनली इन स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ सीधी रेखा में ही ट्रैवल करती हैं, इसलिए कोई जॉइंट जो छुपा हुआ है वहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुँचकर वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो आंसर है सी। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल इन कर्व्ड लाइन, वो एक रेखीय दिशा में चलते हैं, ये सही नहीं है, वो सीधी दिशा में चलते हैं, कर्व्ड लाइन पे नहीं चलते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बीम एक ही डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सीधी लाइन में चलती है। सी ऑप्शन हमारा सही है ही। लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल इन सर्कुलर लाइन। सर्कुलर लाइन मतलब वो गोल गोल घूम के चलेगी, सर्किल में, वृत्त में चलेगी। अगर सर्कुलर लाइन ठीक होता तो ऑप्शन ए भी ठीक होता, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं।
एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते। और बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सीधी लाइन में चलते हैं, इसका आंसर सी सही है। हाउ मच गैस फ्लो रेट इज रिक्वायर्ड टू वेल्ड अ बट जॉइंट with 0.8 mm dia MS filler rod of wire feed rate of 3 to 4 meter per minute at 18 to 20 volts। हमने वोल्टेज सेट कर रखी है 18 से 20 वोल्ट, बात सही है। GMAW की बात कर रहे हैं, ये GMAW में इतनी ही वोल्टेज हमारी सेट होती है। और 0.8 mm व्यास का MS फिलर वायर जो सॉलिड वायर होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और 3 to 4 मीटर पर मिनट हमारी ये वेल्डिंग की स्पीड है, वेल्डिंग डिपोजिशन रेट है। मीटर पर मिनट में दिया जाता है, 3 से 4 मीटर प्रति मिनट हम वेल्डिंग की सीम बना पा रहे हैं। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कितना गैस प्रवाह की हमें आवश्यकता होगी, और इसमें गैस CO2 यूज़ होती है क्योंकि ये GMAW की बात हो रही है। अगर CO2 गैस है तो इसका आंसर होगा 8 to 10 लीटर्स पर मिनट। ये LPM है, लीटर्स पर मिनट। 8 से 10 लीटर्स पर मिनट CO2 गैस के लिए ये आंसर सही होगा। What should be the initial angle of two plates in a T-joint if the final angle between them is 90 degree after completion of welding? वेल्डिंग को कंप्लीट होने के बाद एक टी जॉइंट हमें बनाना है जिसमें दोनों प्लेट 90 डिग्री पे खड़ी होंगी। तो वेल्डिंग से पहले इस प्लेट का एंगल हमें क्या रखना होगा, इन प्लेटों के बीच के एंगल हमें क्या रखना होगा। वेल्डिंग होने के बाद हमारा कोण छोटा होता है क्योंकि डिस्टॉर्शन की वजह से जब वेल्डिंग सिकुड़ती है तो दोनों प्लेटों को करीब लाने की कोशिश करेगी, तो हमारा एंगल कम होगा। अगर हम वेल्डिंग करने से पहले इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा के रखें तो वेल्डिंग होने के बाद वो सिकुड़ के 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा लिखा होगा वही हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन ए 93 डिग्री एंगल ये सही है। इसको ऐसे समझें कि जब वेल्डिंग हो 93 डिग्री एंगल जो दे रखा है वो सिकुड़ के वो जब खींचेगा उन दोनों प्लेटों को तो इनके बीच का एंगल 90 आ जाएगा, और वही हमें चाहिए वेल्डिंग के बाद। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ डेपोजिशन एफिशिएंसी इन FCAW प्रोसेस? फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की वेल्डिंग एफिशिएंसी किसको कहते हैं? कितना फिलर मेटल हमने खर्च किया और कितने वेल्डिंग मेटल हमें प्राप्त हुआ, मतलब कितने किलोग्राम वेल्डिंग हमने कर दी और कितने किलोग्राम हमारा फिलर वायर खर्च हुआ। FCAW में ये एफिशिएंसी होती है 80 to 86%, और ये कब है? जब हमने गैस शील्डेड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की है। अगर आपने सेल्फ शील्डेड, मतलब उसमें हम अलग से गैस नहीं दे रहे हैं और वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ बहुत लो कार्बन स्टील्स के लिए प्रयोग करते हैं पतली प्लेटों के लिए, उसकी एफिशिएंसी और कम हो जाती है, वो होती है 70 से 76। और इस क्रम में जो सबसे कम एफिशिएंसी होती है वेल्डिंग डेपोजिशन एफिशिएंसी, वो होती है स्टिक वेल्डिंग की। विच गैस मिक्सचर इज लाइकली टू रिड्यूस द स्पैटर लॉस इन FCAW? कौन सा गैस मिश्रण FCAW यानी कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में स्पैटर को कम कर देगा, स्पैटर हानि को कम कर देगा? इसका आंसर है आर्गन एंड CO2। ये हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। FCAW में हम आर्गन और CO2 का मिश्रण इस प्रयोग करते हैं, उससे हमारी वेल्डिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी आर्क स्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। 20% हम इसमें CO2 का मिक्सचर करते हैं। तो इसका एक आंसर सही है, वो है ए। विच मेटल इज़ वेल्डेड विद सेल्फ शील्डेड टाइप FCAW? सेल्फ शील्ड टाइप FCAW में किस धातु को वेल्ड किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था। FCAW दो प्रकार की होती है, गैस शील्डेड एंड सेल्फ शील्डेड। सेल्फ शील्डेड उसको कहते हैं, उसके कोर में तो फ्लक्स होता ही है ना, तो फ्लक्स से जो गैसेज उत्पन्न होंगी बस वही शील्डिंग कर देगी आपके वेल्ड पूल को जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है। तो इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड है, मतलब जो कार्बन स्टील्स हैं बस उन्हीं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है कार्बन स्टील्स। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड शील्डेड गैस गिव्स एक्सीलेंट क्लीनिंग एक्शन इन GMAW वेल्डिंग प्रोसेस? धातु और परिरक्षण गैस का कौन सा संयोजन GMAW प्रक्रिया में उत्कृष्ट सफाई क्रिया देता है? उत्कृष्ट सफाई मतलब क्लीनिंग इफेक्ट, ये सिर्फ उसी धातु में हो सकता है जो बहुत जल्दी ऑक्साइड बना ले। बहुत जल्दी ऑक्साइड बनाने वाले दो ही धातु हैं जो सबको हमें पता ही है, हमने कई बार इसको जिक्र किया है अपनी वेल्डिंग के जो लेक्चर की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखें। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये दो धातु ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ऑक्साइड बना लेते हैं रूम टेम्परेचर पर भी। तो अब नीचे आंसर में देख लेते हैं
कॉपर और आर्गन ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर में ऑक्साइड बहुत जल्दी नहीं बनता है। एल्युमिनियम और हीलियम ये आंसर हो सकता है। मैग्नीशियम और आर्गन ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हीलियम गैस हल्की होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको शील्डिंग नहीं कर पाती है, और ये क्लीनिंग इफ़ेक्ट तभी होगा जब आपकी जो वेल्ड पूल है वो शील्डेड होगा अच्छी तरह, ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो अपने साथ ऑक्साइड को, जो ऑक्साइड की लेयर वहाँ पर बनने की कोशिश हो रही है, उसको एक क्लीनिंग इफ़ेक्ट कर देती है। इसका सही आंसर है सी। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील और आर्गन। ये स्टेनलेस स्टील में भी ऑक्साइड बहुत जल्दी नहीं बनता है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मैग्नीशियम एंड आर्गन। व्हाट इज बेसिक सेफ्टी एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर वेल्डिंग एरिया? वेल्डिंग क्षेत्र के लिए बुनियादी सुरक्षा पर्यावरणीय स्थिति क्या है? डस्ट फ्री, यस डस्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब आप आर्क वेल्डिंग करते हैं खास तौर से तो डस्ट और हवा नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, इसीलिए हम एक शील्ड लगाते हैं, किसी पर्दा लगाते हैं, ताकि हमारी जो वेल्डिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर मतलब हवा चलती हुई उसको डिस्टर्ब नहीं करे और डस्ट वगैरह वहाँ पे आके ना गिर जाए। तो डस्ट फ्री आंसर सही लग रहा है। क्लीन एरिया मतलब एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो साफ़ सुथरा नहीं हुआ तो हो सकता है आपके मेटल पे भी वो गंदगी हो जाए और उससे आपके पोरोसिटी वगैरह आ सकते हैं, जैसे तेल, ग्रीस, अगर इस तरह की इम्प्योरिटीज़ हुई, क्लीन नहीं हुआ तो ये दोष आने लगते हैं। तो ये भी बात सही है। नो कंजेशन मतलब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर वेल्डिंग कर रहा हो इंसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी बात सही है। वेल वेंटिलेटेड, ओके, सबसे ज़्यादा सुरक्षा की नज़रों से यही है, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए जहाँ पर भी आपकी वेल्डिंग हो रही है। ये सारे आंसर सही हैं बच्चों, लेकिन इनमें से हमें बेस्ट विकल्प को चुनना था, वो है आपका आंसर डी, क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ गैसेस, टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं, ये निकलती हैं। तो वेंटिलेशन का मतलब होता है कि साफ़ हवा का आने का वहाँ पे प्रोविज़न हो, ताकि अंदर की जो गैसेस हैं वो साफ़ हवा उसको रिप्लेस करती रहे। मतलब ऐसा ना हो कि अंदर जो गैसेस हैं वो अंदर ही रह जाएं और सबका दम घुट जाए। तो इसलिए वेल वेंटिलेशन होना सबसे ज़्यादा बेसिक, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आंसर हुआ डी। व्हाट इज़ द ट्रबल शूटिंग टू वायर रैपिंग ऑन ड्राइव रोल्स ऑफ वायर फीडर इन GMAW? GMAW के वायर फीडर के ड्राइव रोल पर वायर रैपिंग की समस्या को कैसे दूर किया जाता है? वायर रैपिंग होती है कि आपका तार जो है वो आपके फीड रोलर पे चढ़ गया, रैपिंग मतलब उसके ऊपर लिपट गया। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब आपका अलाइनमेंट, अगर ये अलाइनमेंट सही नहीं हुआ तो आपका जो वायर रोलर के ग्रूव में चलना चाहिए, वो रोलर, वो अलाइनमेंट अगर वो एक साइड से आ रहा है, बिल्कुल सामने से नहीं आ रहा है, तो आपका रोलर के ऊपर चढ़ जाएगा वो तार। और ये तब होता है जब हम तार को फीड कर रहे हैं शुरुआत में, इंचिंग कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा थोड़ा आप गन से बटन को दबाएंगे तो मोटर चलेगी और मोटर उसको लाइनर के अंदर से, आपकी टॉर्च के अंदर से निकाल देती है उस वायर को। अगर वो टॉर्च के अंदर से ना निकल के रोलर के ऊपर लिपट रही है, इसका मतलब आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, वायर को जो डायरेक्शन दे रहा है रोलर की तरफ। तो आप अलाइनमेंट सही करें उसका। अलाइनमेंट को ठीक करना ये समाधान है अगर आपको समस्या आ रही है कि आपका वायर रोलर पे लिपट रहा है। तो इसका आंसर होगा चेक ड्राइव रोल्स अलाइन प्रॉपरली, अलाइनमेंट प्रॉपरली होगा। हो सकता है आपके ड्राइव रोलर्स जो हैं वो तिरछे लग रहे हों, हो सकता है आपकी जो फीडिंग असेंबली है, जहाँ से जिसके अंदर से होके तार आ रहा है और वो सीधा करके उसको गाइड रोलर तक भेज रहा है, हो सकता है उसका अलाइनमेंट ख़राब हो। तो इसका आंसर है, आप अपना अलाइनमेंट चेक करें। पहला ऑप्शन है एडजस्ट ड्राइव रोल्स प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो उसके ऊपर नहीं लिपटता, वो तिरछा आ रहा है, रोलर पे जो अप्रोच हो रही है वो एंगल पे हो रही है, तभी ये समस्या आती है। रिप्लेस ड्राइव रोल्स एंड गाइड्स, अगर आपने अलाइनमेंट ठीक नहीं करा, आप कितने भी नए नए रोलर्स उस पर लगाते रहें और गाइड लगाते रहें, वो लिपटता रहेगा, आपको अलाइनमेंट ठीक करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है रिप्लेस द ड्राइव मोटर, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ड्राइव मोटर तो अपना काम कर रही है, वो तार को आगे भेज रही है, बस वो तार को रोलर पे लिपेट रहा है, ना कि उसको आउटपुट असेंबली में भेज रहा है, आपकी टॉर्च तक नहीं भेज रहा, अंदर ही अंदर उसको घुमा दिया उसने। तो इसका आंसर सी सही है, चेक ड्राइव रोल्स अलाइनमेंट प्रॉपरली। विच इज़ द रेमेडी for the contraction of weld metal due to excess of heat input that moves the base metal changes the angle? अधिक ताप इनपुट के कारण वेल्ड धातु में संकुचन के लिए कौन सा उपाय है जो आधार धातु को कोण बदलता है? मतलब ये कह रहे हैं कि जब वेल्डिंग करते हुए ज़्यादा हीट की वजह से
आपके डिस्टॉर्शन आने लगे और आपके प्लेट के जो पोजीशन थी, जो लोकेशन थी, उसका एंगल चेंज हो गया। तो उस समस्या में आपको क्या करना चाहिए? उस समस्या में ऑप्शन पढ़ते हैं। सपोर्ट ऑन सॉलिड सरफेस विद 2 हैंड्स जो आप 2 मेटल को, जिसको आपको जोड़ना है 2 पार्ट्स को, उनको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ो और उनको कोण चेंज मत करने दो। आप नहीं रोक पाएंगे। वेल्डिंग जब सिकुड़ती है वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आप हाथ से तो उसको नहीं रोक पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है चेक गैस फ्लो रेट एंड लीकेज ऑफ गैसेस। गैस फ्लो रेट और लीकेज ऑफ गैसेस की वजह से आपकी इस डिस्टॉर्शन का कोई मतलब नहीं है। पोरोसिटी हो सकती हैं, स्पैटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे दोष हो सकते हैं गैस की वजह से, लेकिन डिस्टॉर्शन तो हीट की वजह से होगा। थर्ड ऑप्शन है यूज़ क्लीन एंड ड्राई वेल्ड वायर। आपका अगर वेल्ड वायर ड्राई और क्लीन नहीं होगा, यानी कि उसमें मॉइस्चर होगा या तेल ग्रीस होगा, तो पोरोसिटी आ सकती है। डिस्टॉर्शन तो जितना होना है उतना होगा ही होगा। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आखिरी ऑप्शन है वेल्ड स्मॉल सेगमेंट्स एंड अलाउ कूलिंग। मतलब आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में वेल्डिंग करें, उसको इंटरमिटेंट वेल्डिंग या स्किप वेल्डिंग या कंट्रोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। हम पूरी सीम को एक साथ वेल्डिंग नहीं करते, छोड़ छोड़ के वेल्डिंग करते हैं और उनको ठंडा होने का वक्त देते हैं, ताकि अगर एक बार वेल्डिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट एक साथ जनरेट हो जाएगी पूरे मेटल में। तो हम छोड़ छोड़ के वेल्डिंग करते हैं। वही इन्होंने ऑप्शन 4 में लिखा है, ऑप्शन डी में। वेल्ड स्मॉल सेगमेंट्स मतलब पूरी सीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और एक एक हिस्से को वेल्डिंग करो और उसको ठंडा होने के बाद फिर अगले हिस्से पे जाएं। इसको हम कंट्रोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। व्हाट इज़ द ऑपरेशन टू क्लीन द सिलेंडर वाल्व बिफोर फिक्सिंग द रेगुलेटर ऑन आर्गन सिलेंडर। आर्गन सिलेंडर पर रेगुलेटर वाल्व पर फिक्स करने से पहले आपको कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि अगर सिलेंडर में कोई डस्ट है, कोई चीज़ है, तो वो उस प्रेशर से निकल जाए। तो हम करते क्या हैं कि उसकी स्पिंडल की से उसकी वाल्व के नोजल को, उसके वाल्व को रेगुलेटर लगाने से पहले हम हल्का सा खोल के बंद कर देते हैं, ताकि उसके अंदर अगर वाल्व में कोई डस्ट वगैरह कोई फंसी हुई है तो वो निकल जाए। उस प्रेशर से वो उड़ा देते हैं हम उसको। उसके बाद हम उसको रेगुलेटर को लगाते हैं और तब सारी पाइपलाइन लगाते हैं ये, और ये कुछ सेकंडों में होता है ये काम। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग, क्लोज तो वो है ही, हमें तो खोल के और बंद करना है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। ओपनिंग, ओपनिंग भी सही नहीं है, क्योंकि ओपनिंग का मतलब तो है उसको खोल दो, खोल दोगे तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। शटिंग, शटिंग और क्लोजिंग तो एक ही जैसी चीज़ हुई, शट तो वो ऑलरेडी है। लास्ट ऑप्शन है क्रैकिंग, उसको क्रैकिंग ही कहते हैं। हम सिलेंडर की वाल्व को हल्का सा खोल के और एकदम बंद कर देते हैं। उसमें क्या होगा, प्रेशर से गैस निकलेगी और उसके नोज़ल के जो आउटपुट है, जो आउटलेट है, उसमें अगर कोई डस्ट वस्ट कुछ होगी तो वो उस प्रेशर से साफ़ हो जाती है, उड़ जाती है। एक बार वो क्लीन हो जाता है, फिर हम उसमें रेगुलेटर लगा देते हैं। और जब आप ये क्रैकिंग का प्रोसेस कर रहे हों तो कभी भी उसके आउटलेट के सामने या उसके पीछे नहीं खड़ा होना है, तो साइड में खड़े होकर इस ऑपरेशन को करना होता है। इस ऑपरेशन का नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग उसको कहते हैं जब हम स्पिंडल की से स्पिंडल वाल्व को हल्का सा खोलते हैं, मतलब हमने उसके रास्ते में हल्की सी दरार, क्रैक मतलब दरार डाल के उसको बंद कर देते हैं। इसका नाम हमने क्रैकिंग ही रखा है। आप इसका ये मतलब मत समझ लेना कि आप उस वाल्व में क्रैक डालने वाले हो। क्रैकिंग कहते हैं जब हम स्पिंडल की से हल्का सा खोल के और बंद कर देते हैं, ताकि आपके नोजल में जो डर्ट वगैरह है वो क्लीन हो जाए। व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन द वेल्ड मेटल इफ द आर्क वोल्टेज एंड ट्रेवल स्पीड इज लो इन मैग वेल्डिंग। अच्छा, ये भी हम पहले एक बार मैं आपको समझा चुका हूँ। वेल्डिंग की आर्क जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर आपने आर्क को बढ़ाया तो आर्क वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा है कि अगर आर्क वोल्टेज और ट्रेवल स्पीड, मतलब जिस स्पीड से आप वेल्डिंग को आगे ले जा रहे हैं करते हुए, अगर ये दोनों चीज़ें कम हैं तो क्या होगा। अगर आर्क वोल्टेज कम है, इसका मतलब आपने आर्क को बहुत छोटा बनाया हुआ है। इसका मतलब आपका जो टॉर्च है वो वेल्डिंग के बहुत करीब है। ट्रेवल स्पीड भी आपकी अगर कम है तो आप ये समझ पाएंगे कि एक ही जगह वेल्डिंग ज़्यादा हो रही है। तो हो क्या रहा है इन दोनों कंडीशन में, हमारी आर्क लेंथ कम होने की वजह से और वेल्डिंग स्पीड कम होने की वजह से ज़्यादा मेटल एक ही जगह डिपॉजिट हो रहा है और पिघली हुई अवस्था में वो बहकर ग्रूव के बाहर वेल्डिंग जो बेस मेटल है उनकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस दोष को कहते हैं हम वेल्ड ओवरलैप। व्हाट इज़ द इफेक्ट इन मैग वेल्डिंग फॉर द शॉर्ट स्टिक आउट डिस्टेंस। स्टिक आउट डिस्टेंस कहते हैं जो आपकी फिलर वायर नोजल से कितनी बाहर निकली हुई है। अगर आपने डिप ट्रांसफ़र करना है तो वो 5 से 6 mm बाहर निकली होती है। आपने स्प्रे ट्रांसफ़र करना है तो वो
मिग और मैग की बात कर रहे हैं, तो वो 10 से 12 mm बाहर निकली हुई होती है आपकी फिलर रॉड नोजल से। तो ये सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि अगर आपकी स्टिक आउट डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट है, मतलब छोटा है मिग मैग वेल्डिंग में, तो क्या होगा? आपका नोज़ल जहाँ वेल्डिंग हो रही है उसके बहुत करीब हो जाएगा और स्पैटर उड़ उड़ के उसको चॉक कर देंगे, उस पर चिपक जाएंगे, आपकी नोज़ल ख़राब हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है पोरोसिटी इन वेल्डमेंट। पोरोसिटी इन वेल्डमेंट आती है अगर आपके गैस फ्लो रेट सही ना हो, शील्डिंग गैस जो आपने करी है वो अनइवन हो रहा हो, या आपकी फिलर वायर या बेस मेटल पे मॉइस्चर, तेल, ग्रीस इस टाइप की कोई अशुद्धि हो। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। आर्क ब्लो इन वेल्डमेंट, आर्क ब्लो तो बल्कि कम होगा, क्योंकि आपने आर्क को छोटा रखा है तो आर्क ब्लो कम होगा। डीसी की वेल्डिंग कर रहे हैं मान गया, लेकिन आर्क ब्लो डीसी की वेल्डिंग में होता तो है, पर जितनी छोटी आर्क आप रखेंगे उतना ही आपका आर्क ब्लो भी कम होगा। तो अगर स्टिक आउट ही मतलब फिलर वायर ही अगर छोटा सा बाहर निकला हुआ है तो आर्क भी तो छोटी बन रही होगी ना, तो ये आंसर भी सही नहीं है। लेस स्पैटर डिपॉजिटेड इन नोज़ल, नोज़ल के ऊपर जो स्पैटर उछल के आएंगी, जो छींटें आएंगी धातु की, वो कम आएंगी, वो कम उसके ऊपर चिपकेंगी। ये आंसर गलत होगा। आखिरी आंसर है नोज़ल में ज़्यादा स्पैटर डिपॉजिट हो जाएंगे, ये आंसर सही है आपका। व्हाट इज़ द वेल्ड डिफेक्ट इफ़ वायर फीड स्पीड टू हाई? अगर वायर की स्पीड, जो आपकी फीडिंग वायर है यानी कि मोटर की स्पीड आपने तेज़ रखी हुई है और वायर बहुत जल्दी बाहर निकल रहा है, तो आपके कौन सा दोष उत्पन्न होगा? उसमें आपके स्पैटर्स ज़्यादा आएंगे। तो इसका सही आंसर है स्पैटर। पोरोसिटी नहीं हो सकता। पोरोसिटी एक बार फिर बता देता हूँ, पोरोसिटी तब होती है या तो हमारा बेस मेटल या हमारी फिलर रॉड या तो क्लीन ना हो, उस पर मॉइस्चर, तेल, ग्रीस आदि ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन्स उस पर चिपके हुए हों, और या फिर आपका गैस फ्लो रेट जो है वो अनइवन हो रहा हो, कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब उसके रास्ते में जो गैस आ रही है उसके रास्ते में कोई चीज़ उसको चॉक कर रही है। इन दोनों कंडीशन में आपको पोरोसिटी मिलती है। स्पैटर सही आंसर है। इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन आपकी ट्रैवल स्पीड बहुत ज़्यादा हो या आपका बेस मेटल बहुत ज़्यादा हीट ठंडा हो, इस कंडीशन में आपकी लैक ऑफ फ्यूजन मिलता है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन अगर आपका करंट आपने कम सेट कर रखा हो। तो इसका एक ही आंसर सही है कि अगर आपकी वायर फीड जो पीछे से तार आ रही है, वेल्डिंग स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, तार जो फीड हो रही है, जो तार मोटर चल रही है, जो तार आगे धकेल रही है, उसकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? स्पैटर्स ज़्यादा होंगे। और भी बहुत सारे डिफेक्ट होंगे, आपका वेल्ड ओवरलैप भी होगा, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में हमें सही विकल्प को चुनना है। आपको हो सकता है ऐसा कन्फ्यूजन होता हो और वो धीरे धीरे जब आप वेल्डिंग की दुनिया में अपने कौशल को बढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक वजह से, एक पैरामीटर को चेंज करने से कई दोष उत्पन्न हो सकते हैं कई प्रकार के, पर हम जब MCQ सॉल्व करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से जो सबसे सही है उसको चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वायर स्पीड ज़्यादा होगी तो सिर्फ स्पैटर्स ही ज़्यादा होंगे, वेल्ड ओवरलैप वाला दोष भी आएगा, पर यहाँ पर क्योंकि वो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर इन चारों में स्पैटर सही आंसर है। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड इफ़ गैस फ्लोइंग रेट इज़ अनइवन? अभी बता रहा था, अगर आपका जो गैस, शील्डिंग गैस है, अगर उसका गैस फ्लो रेट अनइवन होगा कि बीच में वो कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी पूरी आ रही है, कभी कम आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपकी पोरोसिटी होने लगती है। वेल्डिंग में पोरोसिटी के दोष आएंगे। डिस्टॉर्शन नहीं आता है, गैस का डिस्टॉर्शन से मतलब नहीं है, डिस्टॉर्शन का मतलब हीट से है, तो हीट हमारे करंट पे निर्भर करती है। डिस्टॉर्शन इसका उत्तर नहीं है। अंडरकट भी तब होता है जब जो नोजल का इंक्लिनेशन का एंगल है, अगर वो हमने सही नहीं रखा, एक तरफ के बेस मेटल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, दूसरी तरफ से कम जा रहा है, या हीट इनपुट यानी कि करंट हमने बहुत ज़्यादा कर रखा है, उस कंडीशन में अंडरकट की दोष आते हैं। इसका गैस फ्लो रेट से मतलब नहीं है, तो सी आंसर भी गलत हुआ। इनकम्प्लीट फ्यूजन, वो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपकी ट्रैवल की स्पीड बहुत ज़्यादा है या हीट कम है तब ये ऐसा होता है, इसका भी गैस से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर है ए, पोरोसिटी। पोरोसिटी तब आती है अगर आपके गैस का फ्लो रेट या तो अनइवन है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, या आपका बेस मेटल और फिलर मेटल क्लीन नहीं है, उसके ऊपर कोई हाइड्रोकार्बन जैसे तेल, ग्रीस या मॉइस्चर आदि हों और उसको हमने साफ़ नहीं करा और वेल्डिंग करनी शुरू कर दी, तो पोरोसिटी आ सकती है।
इस टेस्ट के बचे हुए प्रश्न अगले भाग 9B में।